दिल्ली से खबर है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां लोकसभा और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, समीक्षा की गई, रणनीति बनाई गई और G20 और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी मंथन हुआ और करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। चुनाव को लेकर, सरकार की उपलब्धियों को लेकर, योजनाओं को लेकर। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हुई और लोकसभा और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, मंथन किया गया, समीक्षा की गई, रणनीति बनाई गई, फीडबैक लिया गया और G20 और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने पर भी मंथन किया गया। करीब 4 घंटे तक यह अहम बैठक चली और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। और खबर दिल्ली से है, जहां शराब नीति मामले में पूछताछ जारी है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है और पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे और राजघाट पहुंच के उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया था। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे और शराब नीति मामले को लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है और अहम किरदार दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना है। फर्टिलाइजेशन के आरोप वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार हुए हैं और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता से भी पूछताछ हो चुकी है। कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू गिरफ्तार हुए। सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ हुई थी, उसके बाद गिरफ्तारी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर में सिसोदिया आरोप लगाया और 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा। 30 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले गए और 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। 25 नवंबर को भी इसी तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ी और शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें बेचेंगी, इस तरह का इस पे सवाल उठे थे। शराब दुकानदार भारी रियायत पे शराब बेच रहे थे दिल्ली में और पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली, चर्चा भी इस पे बढ़ी। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ा के 12% फिक्स किया गया और बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप भी लगे और शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें बेचेंगी। शराब दुकानदार भारी रियायत पे राजधानी में शराब बेच रहे थे और पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली, चर्चा भी इस पर खूब हुई। तो शराब नीति को लेकर सवालों में दिल्ली सरकार है और अब पूछताछ सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया से कर रही है। नई शराब नीति की खास बातें अगर आपको बताएं तो उसमें न्यूनतम 500 वर्ग फीट क्षेत्र में शराब की दुकान खुलेगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पे नहीं होगा। ये नई शराब नीति की खास बातें हैं। दिल्ली में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा और कुल दुकानें 850 थी, उतनी ही रहेंगी। तो नई नीति से राजस्व 1500 से 2000 करोड़ बढ़ने की उम्मीद थी। अब शराब बस निजी क्षेत्र बेचेगा। तो नवंबर 2021 में शराब नीति जो थी वो लागू हुई थी और मई 2022 में नए एलजी ने जिम्मा संभाला था। एलजी ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए
और जुलाई 2022 में मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंपी थी। तो रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। ये पूरा मामला है जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आज भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। सांसद संजय सिंह मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आरोपों पे आरोप लगते रहे हैं? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने की मोदी जी की एक कोशिश है और ऐसी कोशिशें वो पहले भी कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और उनके घर पे 14 घंटे सीबीआई ने छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला। कहते हैं साहब 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। अरे भाई, 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई तो कुछ तो मिलेगा, कोई संपत्ति, कोई जमीन, कोई कागजात, कोई सोना, कुछ मिला। तो इसलिए ये एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर मोदी जी ने इस कार्रवाई को किया है, बदनाम करने की कोशिश है ये। और दूसरा जो कारण है इस वक्त सबसे बड़ा, वो मोदी अडानी के घोटाले से ध्यान हटाने का कारण है। आपने एक व्यक्ति को, अडानी को, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, 6 फर्जी कंपनियां एक पते पे खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया है मॉरिशस से। उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी का छापा आपने देखा अडानी के खिलाफ? क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का मित्र है। एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, इस पे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। तो प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ अडानी के नहीं, इंडिया के प्रधानमंत्री हैं और देश के लोगों के लिए काम करें। वो तो एक ऐसे शिक्षा मंत्री को आप जेल में डाल रहे हैं जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। बात करें कि मनीष सिसोदिया सुबह राजघाट पहुंचे और तमाम लोग कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहाँ पर आने की सीबीआई के कह रहे हैं कि गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। करने दीजिए, जो कार्रवाई करते हैं करने दीजिए। जी, तो ये थे सांसद जी संजय सिंह जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है लगातार जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाना चाहती है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ पंजाब। तो शराब नीति पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आपने सुना और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात को आप सभी ने जनभागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है और आप अपने मन की शक्ति जो जानते ही हैं वैसी है और वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात में बात की। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज कई बातों का जिक्र किया था और इसमें कहा था कि देश में खेलों की लहर उठी है और गायन को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का जिक्र उन्होंने किया। प्रतियोगिता में अनोखी चीजें दिखी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं। अब ये भी संयोग है कि चंदौली भी बनारस से सटा हुआ है। आइए मदन मोहन जी से जानते हैं कि ई संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है। मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं जी, और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं। जी, एक पेशेंट के नाते, एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा बताइए कैसे करते हैं। ऐसा है सर कि हॉस्पिटलें दूर हैं और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जो 5-6 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था।
दिखाना पड़ता था। और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, इससे है कि मैं जाता हूँ, हमारा जांच होता है, हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं। इससे हमको बड़ा लाभ है और लोगों को भी लाभ है इससे। तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं? जैसे उनको नहीं समझ, जिस डॉक्टर को दिखा देती हैं, वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं। और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे? हमको फायदा होता है, हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है और गांव के लोगों को भी फायदा उससे है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं कि भैया हमारा बीपी है, हमारा शुगर है, टेस्ट करो, जांच करो, दवा बताओ। अब पहले तो 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी, पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी, एक एक दिन का समय नुकसान होता था। मतलब आपका समय भी बच जाता है। और पैसा भी व्यय होता था। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं सब हो रही हैं। अच्छा, जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है, चलो भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है, मेरी आंखें देख ली है, मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है, तो एक अलग फीलिंग आता है। अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही फिर संतोष होता है आपको? हाँ, संतोष होता है कि हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं, आला लगा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, जिससे कि हमको जहाँ परेशानी थी, जाना पड़ता था, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था, वहाँ लाइन लगाना पड़ता था, और सारी सुविधाएं हमको घर बैठे बैठे मिल रही है। चलिए मदन मोहन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए, धन भी बच जाए और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाइयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं। हाँ, और क्या। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मदन मोहन जी। बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ को एकदम बना दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ये आपको बधाई है हमारे तरफ से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमने क्या बनाया जी, बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है। नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रणाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। साथियों, देश के सामान्य मानवी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जीवन रक्षा करने वाला ऐप बन रहा है। ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। और राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में हजारों लोग सैकड़ों गाड़ियों से पूर्णिया महारैली में शामिल हुए और तीर धनुष ढोल नगाड़ों के साथ आदिवासी संथाल समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। महारैली के लिए निकले कटिहार से विशाल महाजुलूस को जिला के प्रभारी सह सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव एवं सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने झंडा दिखा के रवाना किया। इस अवसर पर कुणाल ने कहा कि पूर्णिया की महारैली सफल रही, बिहार से केंद्र की सत्ता का परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि महारैली में कटिहार से 50,000 लोगों का बड़ा जनसैलाब शामिल हुआ। वहीं जन अधिकार पार्टी के आजमनगर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अवैद ने भी बांध की मरम्मत की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ कटिहार जिले में पूर्णिया में महारैली में शामिल होकर बांध और जर्जर सड़क की मांग रखी।
खबर हाजीपुर से है, जहां एसपी सिंगला कंपनी के बेस कैंप में आग लग गई। आग लगने के बाद एक एक करके करीब 12 ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे। धमाके से आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा हुए, दमकल विभाग को सूचना दी गई और काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि सुबह कंपनी के बेस कैंप के बिल्डिंग का काम चल रहा था कि अचानक आग लग गई, जिसके बाद कंपनी में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे। और टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम तिवाड़ा और मरोड़ा गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौपाल लगाई और स्थानीय महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के पैतृक गांव मरोड़ा में उनका स्मारक बनाने की घोषणा की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।